हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या किरण प्रकाशिकी यानी कि रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में आज बारी है हमको पढ़ने की क्या, गोली अवतल पृष्ठ से अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात करना। और यह टॉपिक बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम का कोई ऐसा साल नहीं बचा होगा जिस साल ये क्वेश्चन न पूछा गया हो। ठीक है, हर बार यह क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर आता है। अगर यह डेरिवेशन नहीं आया तो इसकी जगह पर न्यूमेरिकल तो कन्फर्म है, इसलिए ये टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। चलिए आइए सीखते हैं कि कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे गोली अवतल पृष्ठ से। दो डेरिवेशन में एक कन्फर्म होता है आपके एग्जाम में पूछने का, अगर अवतल नहीं पूछेगा तो उत्तल पूछेगा, उत्तल नहीं पूछेगा तो अवतल पूछेगा। तो दोनों टॉपिक को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहले हम लोग गोली अवतल पृष्ठ के लिए देख लेते हैं। गोली अवतल पृष्ठ बना लेते हैं। मान लेते हैं कि यह हमारा गोली अवतल पृष्ठ है, जिसका जो पृष्ठ है वो क्या है, एस पी एस डैश। ठीक है, एस पी एस डैश एक गोली अवतल पृष्ठ है। पी क्या है, इसका ध्रुव है। सी क्या है, वक्रता केंद्र है। और इसी को जब आप आगे की तरफ बढ़ा लेंगे तो वक्रता केंद्र यहाँ तक तो मिल गया। मान लेते हैं कि यह हमारा माध्यम 1 है और माध्यम 1 जो है वह हमारा विरल है, माध्यम 1। और यह जो है ये हमारा माध्यम 2 है, जो कि क्या है, सघन है। ठीक है, यहीं पे लिख लिया जाए, माध्यम 2 जो है वो सघन है किससे, चाहे ऐसे ना लिख करके यहाँ पे आप लिख लीजिए सघन और यहाँ पे लिख लीजिए विरल। पहला जो हमारा माध्यम है वो क्या है, विरल है, और दूसरा जो माध्यम है वो क्या है, सघन है। ठीक है, सघन माध्यम के लिए अब मान लीजिए ग्लास है, कांच है। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। दर्पण के वक्रता केंद्र से, इस पृष्ठ के वक्रता केंद्र से, गोली पृष्ठ के वक्रता केंद्र से कहीं पे भी कोई लाइन मिलाते हैं तो वह अभिलंब पड़ता है। तो चलिए मिला लेते हैं यहीं पे, तो यह क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। इसी को आगे की तरफ बढ़ा लिया जाए। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु ले लेते हैं O। तो बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो एक प्रकाश किरण जो है वह इसी लाइन पे चलेगी और टकरा करके अपवर्तित होकर के सीधे चली जाएगी, क्योंकि अभिलंब पड़ेगा। और इस बिंदु से होकर के जाने वाली किरणें कभी भी विचलित नहीं होती हैं। एक रेज हो गया, एक रेज और चाहिए हमको। तो चलिए, अपवर्तन के नियम के अनुसार आप जानते हैं कि कोई भी आपतित किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यह जो है सीधे न जा करके, ऐसे न जा करके क्या अभिलंब की ओर थोड़ी सी क्या हो गई है, झुक गई है। ठीक है, अभिलंब की ओर थोड़ी सी झुक गई है। इसको यहीं से दिखा लेते हैं, अभिलंब की ओर झुक गई है। ठीक है, तो जितना झुकेगी उसी को रख के, स्केल रख के पीछे की तरफ बढ़ा लेंगे। जितना झुकेगी उसी को रख के स्केल से पीछे की तरफ बढ़ा लेंगे। तो ये किरणें जो हैं मुख्य अक्ष पे यहाँ पे मिलेंगी। देखिए क्यों मिलाया जा रहा है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये किरण चली अपवर्तन के नियम से विरल से सघन में जा रहे तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। पहला प्रकाश किरण का हो गया। दूसरा नंबर, जो मुख्य अक्ष कह सकते हैं, जो प्रकाशिक बिंदु से जो प्रकाश किरण चलती है वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, तो ये दूसरा किरण हो गया। दोनों अपवर्तित होने के बाद लगातार दूरी बढ़ती जा रही है, तो कन्फर्म हो गया कि इधर कहीं पे भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, और जब नहीं मिलेंगे तो उधर प्रतिबिंब का बन पाना संभव नहीं है। तब क्या करेंगे हम लोग, इसी किरणों को पीछे की तरफ मिला लिया गया, इसको पीछे की तरफ लाएंगे और इसको भी जितना विचलित हुआ था उसी की स्केल रख के पीछे की तरफ खींच लेंगे। तो दोनों किरणों को पीछे जब मिलाया जाएगा तो दोनों दूसरे से जहाँ पे मिलेंगे वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार से इस बिंदु वस्तु O का जो प्रतिबिंब है वह I पर बन रहा है। ठीक है, बाकी चीज़ों को ध्यान दीजिए। ये आपका क्या था, अभिलंब था। तो अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण I।
ये जो है आपका बन जाएगा क्या, आपतन कोण आई पूरा पूरा। यह क्या है, अपवर्तित किरण है, तो अपवर्तित किरण जो कोण बनाती है वो होता है आपका अपवर्तन कोण यानी कि आर। और ध्यान दीजिएगा ये दो किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, ये और ये, तो शीर्षाभिमुख कोण के नियम से बराबर होगा। अगर ये आर है तो ये भी कितना होगा, ये भी आपका आर होगा। एक बार फिर सुन लीजिए, यह आपका अभिलंब है, अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा आपतन कोण आई, और यह अपवर्तित किरण है तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा वो आर है। और जब इन दोनों के बीच आर कोण बन रहा है तो यही तो दोनों किरण इधर हैं एक दूसरे को काटी हैं, तो यह भी कोण क्या बनेगा, आर बनेगा। बाकी चीज़ें देख लीजिए, यहाँ से अभिलंब खींच लेते हैं, मान लेते हैं कि यह जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, एम है, और यहीं से मुख्य अक्ष पर आप अभिलंब खींच लीजिए। मान लेते हैं मुख्य अक्ष पर अभिलंब क्या है, एम एन है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है, एच है। अगर यह द्वारक छोटा होगा तो यन जो है वह लगभग करीब होगा किसके, पी के। सभी दूरियां पी से ही मापी जाती हैं, तो देख लेते हैं पी से सी तक की जो दूरी होगी वह क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या आर। आई यानी कि प्रतिबिंब तक की जो दूरी होगी वो बनेगा वी, और ओ वस्तु तक की जो दूरी बनेगी वो बनेगा यू। साथ ही साथ हम यह मान लेते हैं कि जो बिंदु वस्तु है वह मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, ये प्रतिबिंब बीटा कोण बना रहा है, और वक्रता केंद्र जो है वो क्या कोण बना रहा है, गामा कोण बना रहा है। तो इस स्थिति में क्या मिलेगा, ठीक है, पूरे फिगर के बारे में एक बार फिर से सुन लीजिए। माना एस पी एस डैश, माना एस पी एस डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखने पर इसका प्रतिबिंब I पर बनता है, ठीक है। और कैसे प्रतिबिंब I पर बन रहा है, तो एक प्रकाश किरण ले चलेंगे तो यहाँ पे अपवर्तन के नियम से जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और जितना झुकेगा, देखिए इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे सीधे, लेकिन ये सीधे ना जाकर के क्या अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गया, तो जितना झुकेगा स्केल रख के उसी को पीछे की तरफ मिला लेंगे। और एक प्रकाश किरण जो है वह आपके प्रकाशिक बिंदु से होकर के गया है जो बिना विचलित हुए सीधे निकल गया है। देख रहे हैं लेंस इधर दोनों किरणें एक दूसरे को इधर कहीं नहीं काटेंगी, तो इन्हीं को पीछे मिलाने पे कहाँ पे मिल रहा है, आई पे। तो ये प्रतिबिंब बनने का नियम हो गया। बाकी मान लिया गया कोण ये क्या बना रहे हैं, क्रमशः अल्फा बीटा व गामा बना रहे हैं। तो ये पूरा फिगर के बारे में, जितना फिगर के बारे में बना रहता है वही आपको एग्जाम में स्टेटमेंट में लिखना भी होता है। आई होप फिगर समझ में आ गया होगा। विरल माध्यम, सघन माध्यम। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डेरिवेशन आपका लंबा है, धैर्य रखने की ज़रूरत है और स्टेप वाइज सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम लोग बहिष्कोण का नियम लागू करेंगे। बहिष्कोण क्या होता है, तो किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को जब बढ़ाया जाता है तो बाहर जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहिष्कोण कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। यह जो बहिष्कोण होता है वह अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे जो कोण E होगा वह कोण A प्लस कोण B के बराबर होगा। बाहर जो कोण बनता है उसके जस्ट सटे हुए कोण को छोड़ के बाकी जो दो कोण होते हैं उन्हीं के योगफल के बराबर होता है। इसी नियम को हम लोग यहाँ पे लागू करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कौन कौन से त्रिभुज में इस नियम को लागू करेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। त्रिभुज OIM, त्रिभुज OIM या OIM को ना लेकर के OCM कर लीजिए, ठीक है। क्या चाहिए, त्रिभुज OCM, C जब चला जाएगा ध्यान दीजिएगा, OCM बना लेते हैं यहीं पे रफली, ठीक है। यहाँ पे आपका M है, यहाँ पे C है, यहाँ पे O है, ठीक है। यहाँ पे क्या कोण बन रहा है, अल्फ़ा, यहाँ पे क्या कोण बन रहा है, गामा, और यम पे जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, आई। तो यानी यहाँ से क्या मिलेगा, गामा बराबर क्या, अल्फ़ा प्लस आई। यहाँ से जो कोण मिलेगा वो क्या मिलेगा, गामा बराबर अल्फ़ा प्लस आई।
तो यहाँ से आई का मान निकाल लीजिए तो क्या मिलेगा, गामा माइनस अल्फ़ा। यहाँ से गामा माइनस अल्फ़ा मिल जाएगा। अब दूसरा त्रिभुज ले लीजिए, कौन सा, ICM त्रिभुज ICMC। जब चलेंगे तो ध्यान दीजिए, इसी त्रिभुज को जब बनाया जाएगा तो आई के पास कोण क्या बन रहा है, बीटा। आई के पास कोण क्या बन रहा है, बीटा। यहाँ पे गामा, और यहाँ पे ये छोटा वाला कोण है, क्या बन रहा है, आर। तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा आपको, मिलेगा गामा बराबर क्या, गामा बराबर बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर। इसको एक बार और देख लीजिए, यहाँ से आर का मान निकाल लीजिए पहले, तब देखते हैं, गामा माइनस बीटा। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या बना है। तो एक बार बड़ा वाला त्रिभुज लिया जाएगा, त्रिभुज OCM में बड़ा वाला कोण क्या है, आई है। यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा। आई प्लस अल्फ़ा बराबर होगा गामा के। दूसरा नंबर छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे, इसका भी तो ये बहिष कोण है, बाहर बन रहा है, तो बीटा प्लस आर बराबर कितना के, गामा के। इन दोनों से हम लोग क्या निकाल लिए हैं, कोण आई निकाल लिया गया और कोण आर। स्टेप वाइज चलिएगा तो समझ में आ जाएगा। यानी सबसे पहले हमको क्या करना होगा, बहिष कोण का नियम लगा करके आई और आर निकालना होगा। जब आई और आर निकल जाएगा तो स्नेल का नियम लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम कहता है n इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, n इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। और यहाँ पे n की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1n2। मान लेते हैं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, n2 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1n2। इसको क्या लिख सकते हैं, n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1। साइन आई, आई की जगह पे क्या लिखा जाएगा, गामा माइनस अल्फ़ा अपॉन साइन आर। तो आर की जगह पे क्या लिखा जाएगा, जो आर का मान आया था क्या आया था, गामा माइनस बीटा। अब यहाँ से अगर द्वारक छोटा हो, अगर जो है लेंस का द्वारक क्या हो, छोटा हो, तो हम लोग साइन के रेशियो को हटा सकते हैं। तब जब साइन हट जाएगा तब क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट आपको लिखना होगा क्या, यदि लेंस का द्वारक छोटा हो तो साइन का रेशियो हट जाएगा, तो क्या मिलेगा, n2 अपान n1 इज इक्वल्स टू गामा माइनस अल्फ़ा अपान गामा माइनस बीटा। यहाँ तक का नोट करते रहिए। जब यहाँ तक नोट हो गया आपका तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा, n2 गामा माइनस n2 बीटा इज इक्वल्स टू n1 गामा माइनस n1 अल्फ़ा, ये मिलेगा। अब इसके बाद से आप क्या कीजिए, गामा गामा को एक साइड कर लीजिए, तो ये हो गया गामा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, n2, और इस n1 को इधर लाएंगे तो मिलेगा माइनस, यानी कि n2 माइनस n1 गामा। इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, n2 बीटा माइनस n1 अल्फ़ा। इसको आप बना लीजिए। आई होप कि इक्वेशन नंबर 2 तक हो गया था, इसको बना लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। यानी अब यहाँ से आगे हम तब तक नहीं सॉल्व कर सकते हैं जब तक कि हमको किसका न मान पता हो, अल्फ़ा बीटा और गामा का मान न पता हो, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अब फिर फिगर में हम लोग सोचेंगे अल्फ़ा बीटा गामा। तो आधार का मान पता है, लंब को मान लिया गया है h। आधार और लंब में जो अनुपात बताता है वो होता है हमारा tan थीटा। तो तीनों त्रिभुज में क्रमशः हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा ले लेते हैं। एक बड़े वाले त्रिभुज में tan थीटा tan अल्फ़ा बनेगा लंब बटे आधार, इसमें बनेगा tan बीटा लंब बटे आधार, इसमें बनेगा tan गामा लंब बटे आधार। तो यहाँ से चूँकि हम लोग मान लिए हैं कि जो लेंस का द्वारक है वो क्या है, छोटा है, तो जिस तरीके से हम लोग साइन के रेशियो को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, साइन को हटा सकते हैं, उसी तरीके से हम लोग tan को भी क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जब अनुपात आपका छोटा होता है तो उस कंडीशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई नहीं करते हैं।
क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ से चूँकि अल्फ़ा बराबर किसके हो जाएगा, tan अल्फ़ा के, और tan अल्फ़ा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। आधार इसका कितना u है और सभी p के लेफ्ट साइड में, तो सब माइनस हो जाएगा। अल्फ़ा का मान मिल गया। बीटा किसके बराबर होगा, लगभग tan बीटा के बराबर होगा। अल्फ़ा जो होगा लगभग बराबर होगा tan अल्फ़ा के, बीटा बराबर होगा लगभग tan बीटा के। ठीक है, तो फार्मूला क्या मिलेगा, h अपान बीटा, यहाँ से है यहाँ तक की दूरी कितनी है, v है। फिर क्या लिखा जाएगा, गामा लगभग बराबर होगा कितना के, तो tan गामा के, और tan गामा का फार्मूला क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी कि h अपान r। तो अब हमको मिल चुका है क्या, अल्फ़ा, बीटा और गामा, इन तीनों के मान को हम लोग इस समीकरण 3 में रख लिया जाएगा। यानी इसके बाद हमको क्या लिखना होगा, अल्फ़ा, बीटा व गामा का मान। अब फिगर का कोई मतलब नहीं है, अब सब कुछ हम लोग को मिल चुका है, इसी को सॉल्व कर लेंगे। अब इसको हटा देते हैं। अब क्या लिखा जाएगा, अल्फ़ा, बीटा व गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, या लिख लिया जाए समीकरण 3 से अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समीकरण 3 से जब आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, n2 माइनस n1 गामा, और गामा की जगह पे क्या मिल गया है, h अपान माइनस आर। n2 ऐसे ही रहेगा। बीटा, और बीटा की जगह पे क्या मिला है, h अपान माइनस वी, माइनस n1 अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे क्या मिला है, h अपान माइनस यू। इसी पूरे को हमको सॉल्व कर लेना है, तो लिख लिया जाए इसको। माइनस है यहाँ पे, क्या मिलेगा, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, और एक काम करते हैं, माइनस एच कॉमन कर लेते हैं, माइनस एच कॉमन कर लेते हैं। माइनस एच कहाँ से आ गया, इसी माइनस को ऊपर दे दिया गया, और एच और नीचे के आर को यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, बाकी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान दीजिए। माइनस एच कॉमन किया गया, माइनस एच अगर आप इधर से कॉमन करते हैं तो क्या मिलेगा, ध्यान से, माइनस एच कॉमन करेंगे, यहाँ से माइनस एच कॉमन किए तो n1 किस में मिलेगा, माइनस में ही मिलेगा, क्योंकि ये माइनस हम लोग बाहर कर लिए हैं। और यहाँ से ये भी माइनस एच इसके साथ चला जाएगा और वो बाहर आ गया, तो ये पूरा टर्म प्लस हो जाएगा, यानी n2 अपान वी माइनस n1 अपान यू। n1 ऊपर से बचेगा, u नीचे से बचेगा, n2 ऊपर से बचेगा और v नीचे से बचेगा। माइनस एच कॉमन कर लिया गया, माइनस एच कॉमन कर लिया गया, माइनस एच से माइनस एच कट गया। तो आपका फार्मूला क्या मिला, फार्मूला मिला, इसको लिख लिया जाए, n2 अपान वी माइनस n1 अपान यू बराबर कितना के हैं, बराबर है आपके n2 माइनस n1 अपान आर। कभी कभी बोर्ड परीक्षा में आपका यहीं तक पूछता है, ठीक है, तो यहीं तक लिख के छोड़ दीजिएगा। बट हमारा टॉपिक इससे आगे तक बढ़ाने का है, यहाँ तक जाने का है, तो आप क्या करिए, n1 से गुणा भाग कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ क्या कर लीजिए, सबके साथ किसका भाग कर लिया जाए, n1 से भाग, सभी के अंश में n1 से गुणा और भाग कर लिया जाए। ठीक है, तो गुणा वाला तो गुणे वाले से कट जाएगा, भाग कर लिया जाए। भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, n2 के नीचे क्या लिखना होगा, n1, ये v ऐसे ही रहेगा। n1 के नीचे क्या लिखा जाएगा, n1, भाग केवल अंश में किया जा रहा है, अंश में। ठीक है, अंश में किससे भाग किया जा रहा है, n1 से भाग किया जा रहा है। u इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, n2 के नीचे लिखा जाएगा n1, n1 के नीचे लिखा जाएगा n1 होल अपान r। तो ये n1 से n1 कट गया, और n2 अपान n1 का फार्मूला क्या होता है, चूँकि n2 अपान n1 को ही हम लोग केवल n बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल्स टू n माइनस 1 अपान r। यही आपका फार्मूला होता है, ये प्रूव हो